नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की। यास तूफान के गुजरने के बाद जमशेदपुर के लोगों ने राहत की सांस ली। खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जल स्तर धीरे धीरे खतरे के निशान से नीचे आने लगा है। शुक्रवार की सुबह मौसम साफ हुआ और हल्की धूप भी खिली। इससे पहले ही गुरुवार की रात को ओडिशा के बैंकवेल और खरकई डैम का फाटक बंद कर दिया गया था, जिससे जल स्तर स्थिर होने लगा था। हालांकि इसके बाद भी दोनों नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह जल स्तर कम होने लगा। उधर यस के शांत होते ही ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया है। दक्षिण पूर्वी रेल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर अधिकतर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया था। तेज हवाएं थमने के बाद शुक्रवार से सभी ट्रेनों का परिचालन कोविड अवधि के गाइडलाइन के अनुसार शुरू कर दिया गया है। ज्ञात हो कि यस तूफान की वजह से ट्रेनें अचानक रद्द होने से टाटानगर स्टेशन पर दर्जनों यात्री फंस गए थे। ये लोग पूर्व निर्धारित यात्रा कार्यक्रम के तहत ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन स्टेशन पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि ट्रेनें तूफान की वजह से बंद कर दी गई है। ऐसे में उन्हें स्टेशन पर ही शरण लेनी पड़ी थी। सरायकेला जिला अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र के रुगड़ी ग्राम शिव मंदिर के समीप एक बेसहारा वृद्ध महिला कई महीनों से रह रही थी। वे अपना गुजारा मांगकर क्या करती थी, जिसकी बीती रात को मृत्यु हो गई। जब इसकी सूचना पंचायत समिति सदस्य गुरुचरण साव को लगी तो उन्होंने तत्काल ही इसकी खबर प्रशासन को दी। सूचना पाकर चांडिल अंचल अधिकारी एवं चौका थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे और मृतक बेसहारा वृद्ध महिला के अंतिम संस्कार का व्यवस्था किया गया। इसमें मुख्य रूप से पंचायत समिति सदस्य गुरुचरण साव सहित खगेन चंद्र महतो, सुरेश प्रसाद एवं ग्रामीण वासी मौजूद रहे। राष्ट्रीय नारायणी सेना के कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष सनातन गौराई ने ट्विटर के माध्यम से पीड़ितों की मदद की गुहार लगाई है। ज्ञात हो कि बीते 3 दिनों से चक्रवात यस की वजह से सरायकेला जिला के अनेक क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा है। वहीं चांडिल थाना क्षेत्र के छोटा लाखा में भीम चंद्र दास का घर तूफान एवं बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना जब सनातन गौराई को मिली तो उन्होंने जिला प्रशासन एवं झारखंड सरकार से यथासंभव मदद करने का ट्विटर के माध्यम से आग्रह किया। दूसरी तरफ सनातन गौराई की ट्विटर द्वारा की गई अपील पर रांची लोकसभा सांसद संजय सेठ ने प्रतिक्रिया दी है। संजय सेठ ने सरायकेला खरसावां के उपायुक्त को सनातन गौराई द्वारा किए गए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक मदद करने का निर्देश जारी किया है। मोहर्दा पेयजल योजना के लिए अब जुस्को बिजली देगी। ऐसे में जुस्को की बिजली से जमशेदपुर की लगभग 11 बस्तियों के 2000 घरों में पानी मिल सकेगा। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से इसके लिए अनापत्ति पत्र दे दिया गया है। ऐसे में जुस्को की ओर से आने वाले 1 सप्ताह में नया कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। बता दें कि मोहर्दा जलापूर्ति योजना के तहत मोहर्दा, बागुनहाटो, बिरसा नगर आदि इलाके की बस्तियों की जलापूर्ति की जाती है। इसके लिए जुस्को प्लांट परिसर में ही जल शुद्धता गुणवत्ता प्रयोगशाला भी बनाई गई है। इधर मोहर्दा पेयजल आपूर्ति परियोजना के संबंध में शुक्रवार को विधायक सरयू राय ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जुस्को की बिजली से जलापूर्ति होने से अब लोगों को जल संकट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिजली कटने के कारण अब जलापूर्ति बाधित नहीं होगी। धनबाद जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से धनबाद उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह के निर्देश पर हर पंचायत में SARI सर्वे शुरू किया गया है। इसके लिए 2 टीम बनाई गई है। टीम ए द्वारा ग्रामीणों का SARI सर्वे किया जाता है। टीम बी द्वारा लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को विभिन्न पंचायतों के 20,016 घरों में 97,411 लोगों का SARI सर्वे के तहत प्लस ऑक्सीमीटर थर्मल गन से जांच की गई। जांच के क्रम में 145 लोगों में बुखार, सर्दी, खांसी के लक्षण मिले। वहीं टीम बी द्वारा 307 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। देवघर पुलिस इन दिनों अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई में जुटी हुई है। इससे कई पुराने मामलों का पर्दाफाश भी हो रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने शुक्रवार को एक साथ 3 कांडों का खुलासा किया। SP अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि 3 कांडों का पुलिस द्वारा उद्भेदन किया गया है। इन सब में से प्रमुख कांड हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से आयल चोरी का मामला है। बताया गया कि पाइपलाइन से लगातार तेल चोरी होने की सूचना मिल रही थी। इसके अलावा बाइक चोरी और मोबाइल झटपटी
प्रॉपर्टी का मामला भी सामने आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। उसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार अपराधियों के नाम विकास दास, सिकंदर दास, अनिल कुमार गुप्ता, भोला शाह, बालेश्वर किस्कू, फिलिप मुर्मू, राजकुमार गोस्वामी, सागर यादव, केदार शाह और कोदो हजार उर्फ कौशल हाजरा है। इनके पास से एक ऑयल टैंकर, एक देवीपुर का मैप, 4 बाइक और 19 मोबाइल बरामद किया गया है। चाईबासा सदर थाना क्षेत्र के कपड़ा पट्टी इलाके में आग लगने से कपड़े की 2 दुकानें जल करके खाक हो गई। आग की चपेट में आने से आसपास की अन्य 3 दुकानों को भी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। स्थानीय लोगों ने विनोद टेक्सटाइल और प्रदीप कुमार की कपड़ा दुकान में दोपहर 1 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना दुकान मालिक को दी। सूचना मिलते ही दुकान मालिक मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के सहयोग से दुकान का शटर खोला गया तो अंदर सारा सामान जल के राख हो चुका था। उधर सूचना मिलते ही घटना स्थल पर एसडीओ, एसडीपीओ, सदर थाना प्रभारी, सांसद प्रतिनिधि सहित समाज सेवी घटना स्थल पर पहुंचे। बता दें कि लॉकडाउन के कारण काफी दिन से दुकान बंद थी। अचानक दुकान के अंदर से धुआं निकलते देख करके आसपास के लोगों ने दुकान के मालिक को फोन किया। इस दौरान हवा के तेज रुख से बाहर भी आग फैलने लगी। देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से तीसरे तल्ले तक आग ने कपड़ा गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए चैनपुर थाना क्षेत्र के कटकाही गोरहाटी इलाके के भाकपा माओवादी के नक्सली माधव भगत को गिरफ्तार किया। माधव भगत के ऊपर झारखंड सरकार के द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि नक्सली माधव भगत द्वारा साल 2013 में चैनपुर बाजार तार में गश्ती पे निकले हुए पुलिस बल पर हमला करके 5 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही वो चैनपुर थाना में हमला करने और चैनपुर ब्लॉक को बम से उड़ाने का भी मुख्य आरोपी है। काफी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। नक्सली माधव भगत की गिरफ्तारी एसपी के निर्देश पर हुई। माधव भगत की गिरफ्तारी के लिए सीआरपीएफ और जिला पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। आखिरकार इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने उषा मार्टिन कंपनी के जीएम मार्केटिंग प्रमोद कुमार फतेहपुरिया को सम्मन जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। इधर सम्मन जारी होने के बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि ईडी की विशेष कोर्ट से सम्मन जारी होने के बाद प्रमोद कुमार फतेहपुरिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष कोर्ट ने चार्जशीटेड आरोपियों को 10 जून तक अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। बता दें कि ईडी ने आयरन और की माइनिंग से जुड़े केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों उषा मार्टिन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उषा मार्टिन के खिलाफ 190 करोड़ रुपए से जुड़े हुए आयरन और के केस में रांची ईडी की कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। पूरे प्रदेश में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। गिरिडीह में भी यस तूफान का असर देखने को मिला। चक्रवाती तूफान के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। जिले में 2 दिन तक चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला है। हालांकि अनुमान के मुताबिक तेज हवा और मूसलाधार बारिश नहीं हुई, लेकिन 2 दिन रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ। खास करके सब्जियों का नुकसान किसानों को ज्यादा हुआ है, जिसमें मुख्यतः भिंडी, झींगा, खीरा, तरबूज, कोहरा जैसी फसल बर्बाद हो गई। लगातार 2 दिन तक बारिश के कारण किसान अपनी उपज को बेचने के लिए बाजार भी नहीं जा सके, जिससे किसानों को काफी सब्जियों को फेंकना पड़ गया है। वहीं बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि हेमंत सरकार के शासनकाल में किसानों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। सरकार इस समय मुआवजा राशि की बात तो दूर, धान अधिप्राप्ति का भुगतान भी नहीं कर पा रही है। चक्रवाती तूफान यस से गिरिडीह जिले के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से अविलंब किसानों के क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की मांग की। गोड्डा जिला अंतर्गत लॉकडाउन में भी धड़ल्ले से हो रहा है अवैध बालू का कारोबार। सूत्रों की बात करें तो पुलिस के इशारों पर ही बालू माफिया अवैध बालू का कारोबार कर रहे हैं। जिला के पत्थरगामा थाना क्षेत्र में इन दिनों बालू माफियाओं का दबंगई खुलेआम चल रही है। ज्ञात हो कि बालू माफिया रात के अंधेरे में सिमरिया, सनातन और कुसिया चकुआ बालू घाटों से करीब 80 से 90 ट्रैक्टर बालू का उठाव करते हैं और महगामा, ललमटिया थाना क्षेत्र में ऊंचे दामों पर उसे बेच
बेचते हैं और इस अवैध बालू के कारोबार के लिए 30 से 35 हजार रुपए प्रति माह एक ट्रैक्टर मालिक से लिया जाता है। सूत्रों की बात करें तो बालू का उठाव पत्थरगामा थाना प्रभारी के इशारे पर किया जा रहा है। पत्थरगामा थाना प्रभारी के करीबी चिरंजीवी यादव, कृष्ण साव, पवन शाह, क्रांति शाह, जितेंद्र शाह, ललन मंडल और गोरेलाल यादव अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। मंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उन्हें बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे और सुनील तिवारी से जान का खतरा है। उन्होंने कहा कि मीडिया और राज्य सरकार से वो कहना चाहते हैं कि ये तीनों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ये लोग मुझे झूठे मुकदमे में या फिर मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। संताल परगना में मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके ये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था को पुष्ट किया जाए। मैं काफी डरा हुआ हूँ, मेरा परिवार सहमा हुआ है। पंकज मिश्रा का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष व पाकुड़ के जिला परिषद उपाध्यक्ष पिंकू शुक्ला पर भी काफी आरोप लगाए हैं। यास तूफान जाते जाते अपना असर छोड़ गया। अब इस तूफान की बर्बादी खेतों में दिखाई देने लगी है। सबसे अधिक नुकसान तो किसानों को हुआ है। हजारीबाग के किसान बड़ी उम्मीद से टमाटर लगाए थे, लेकिन यस ने सब पर पानी फेर दिया। किसानों की खड़ी फसल बारिश की वजह से नष्ट हो गई है। बता दें कि हजारीबाग का यह इलाका पूरे देश में टमाटर का तीसरा सर्वाधिक टमाटर उत्पादक इलाके के रूप में जाना जाता है। हजारीबाग और चतरा के इन इलाकों में टमाटर अधिक होते हैं। पिछले एक दशक से इन इलाकों में लीज पर जमीन लेकर के टमाटर की खेती करने का प्रचलन शुरू हुआ है। ज्ञात हो कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है वे अपने गांव के आसपास की जमीनों को लीज पर लेकर के उस पर खेती करते हैं। बताया जाता है कि हजारीबाग के कटक मदाग प्रखंड के सलगावा पंचायत के किसानों ने भी लीज पर जमीन लेकर के टमाटर की खेती शुरू की थी। इस इलाके के लगभग 100 से अधिक किसान औसतन लाखों रुपए लेकर के टमाटर की खेती लगाते हैं। इनके खेतों में लगभग 1 करोड़ रुपए के टमाटर की तैयार फसल बारिश के कारण नष्ट हो गई है और यही हाल 5 गाँवों का है। इलाके के बाकी गाँवों को जोड़ दिया जाए तो नुकसान और अधिक हो सकता है। मुश्किल यह है कि लीज वाली जमीन होने से ऐसे किसान सरकारी आंकड़ों में नहीं आते हैं। ऐसे में उन्हें मुआवजा या सरकारी राहत भी नहीं मिलता है। ऐसे में सारे किसान निराश हैं। उन्हें सरकार से राहत की उम्मीद है। राज्य में युवा वर्ग अब भी बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर लाचार है। झारखंड प्रदेश के आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी ने गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन के पास अनुरोध किया है। सीएम को लिखी चिट्ठी में युवाओं के वर्तमान हालात के साथ ही उनकी आर्थिक मदद करने की अपील की है। सीएम को यह भी याद दिलाया गया है कि कई सारे विभागों में पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरने की दिशा में अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। यूपीए की सरकार बनने पर 2 साल के अंदर खाली पड़े पदों को भरने का वादा हेमंत सोरेन ने किया था। सरकार इस वादे को पूरा करे। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना महामारी में सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं, युवा वर्ग इससे अछूता नहीं है। ऐसे में सरकार फिलहाल स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षित बेरोजगारों को शीघ्र ही बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराए। युवा वर्ग अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। कई युवाओं के कंधे पर उनका परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी है। सरकार शीघ्र ही उनकी मदद करे।